जय हिंद बच्चों, प्रिंसिपल क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करता हूँ कि पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से हो रही होगी, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग ग्रेविटी के बारे में समझ लिए थे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 आती कैसी है और स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। ठीक, अब इस पर्टिकुलर क्लास में हम दो चीज़ देखेंगे। पहला तो ये कि जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं उस फॉर्मूले को कैसे इसमें इस्तेमाल करना है ये देखेंगे, और दूसरे नंबर पे मास और वेट में क्या अंतर है ये देख लेंगे, और तीसरे नंबर पे ये भी देख लेंगे इसी क्लास में कि आखिर चंद्रमा पे जाने के बाद हमारे वेट में क्या अंतर आता है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हमको इस लेक्चर में देखनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए तो ध्यान से देखिए जरा। हम इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, दूसरा क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये 3 फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा ही होगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम पर्टिकुलर इस ग्रेविटी चैप्टर में कैसे इस्तेमाल करेंगे या ग्रेविटेशन चैप्टर में कैसे इस्तेमाल करेंगे, यही हमको समझना है। कैसे समझेंगे तो जरा आप ध्यान से देखिए। आपको ये मालूम होगा कि ग्रेविटी वाले चैप्टर में हम यहाँ पे 2 इम्प्लीमेंट किए हैं। 2 कौन कौन सा? एक तो जहाँ जहाँ ए है उसको हम जी बोल देंगे भाई। जहाँ जहाँ ए है उसको क्या बोल दिया जाएगा? जी बोल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्लास में बताए थे कि जो एक्सेलरेशन होता है वही ग्रेविटी कहलाता है। ठीक, पहली बात। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो ये एस की वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन अब यही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या काम करेगा? हाइट। भाई यदि मान लीजिए मार्कर है यहाँ से किसी हाइट पे है तो आपको नहीं लग रहा ये वो डिस्टेंस ही तो बता रहा है, तो जो यहाँ पे s है वही वहाँ पे हाइट की तरह काम करता है। इसका मतलब जो s है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h की तरह काम करेगा। तो बस आपको करना क्या है, इस सारे तीनों फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है उसको g से रिप्लेस करना है और जहाँ जहाँ s है उसको h से रिप्लेस करना है, तो आसानी से आ जाएगा। तो जरा आप ध्यान से देखिए, आप एकदम पता ले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला, ये देखिए। यदि इसका हमको लिखना हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? v का v रहने देते हैं, है ना, क्योंकि v को हमको बदलना नहीं है। u को u रहने देते हैं, a को बदलेंगे और a क्या हो जाएगा? g, तो ये हो गया g और यहाँ पे t। तो दिखाई दे रहा है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा। ठीक, ऐसे ये देख लेते हैं। इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए। s है, s को किससे बदल देंगे? h में। यहाँ देखिए साफ साफ बताया गया है कि s को क्या लिख देंगे? h। ठीक, बाकी u है तो u को लिखेंगे और t को t। ut में कोई चेंज नहीं होगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ये हो गया हाफ। a को क्या लिख देंगे? g, और ये हो गया t स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, बस जहाँ जहाँ s था वहाँ वहाँ h कर दिया गया और जहाँ a था वहाँ g कर दिया गया। ठीक है, वैसे इसको चेंज करके देख लेते हैं। अब इसको बदलेंगे तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए। इसको बदलेंगे तो यहाँ v है तो v को तो v रहने देंगे, v स्क्वायर। ठीक है, u इक्वल टू u है तो u का स्क्वायर प्लस 2। अब a को क्या लिखेंगे? g लिखेंगे और s को क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्या? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ में आया? तो यही 3 फॉर्मूला पर्टिकुलर ग्रेविटी में ऐसे बदल जाता है। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ट हमको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, तो न्यूमेरिकल का एक हम पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको करा देंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। किस पे? मास और वेट पे। तो सबसे पहले हम मास की चर्चा करेंगे, उसके बाद किसकी चर्चा करेंगे? वेट का। ठीक है, तो चलिए हम मास की बात करते हैं कि मास क्या होता है। तो जरा ध्यान से देखिए,
इट कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास क्या होता है कि जब एक बार बॉडी बनता है तो उसके अंदर जो भी मार्कर है, तो मार्कर के अंदर जितना भी मैटर इस्तेमाल हुआ है वो मास में कंसिडर होगा। ठीक है, तो बॉडी डिजाइन होते समय ही उसका मास पहले से फिक्स हो जाता है कि हाँ इसकी मास इतनी ही होनी है। ठीक, पहली बात कि ये मैटर ऑफ बॉडी है और कुछ नहीं। ठीक, दूसरा इसका जो यूनिट होता है वो केजी होता है। यूनिट क्या होता है? केजी होता है। ठीक है, और तीसरा बात, मास कभी नहीं बदलता है। मास डज नॉट चेंज एट एनी टाइम। हम मास को कभी नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और चौथी बात हमको यहाँ बता देते हैं, अभी हम खैर अंतर बताएंगे तो बताएंगे कि मास एक स्केलर क्वांटिटी भी है। मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें समझ में आया। मास क्या होता है? तो पहली बात, जो मैटर उसके अंदर बना वो मास हो गया, ये कभी नहीं बदलता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसके अलावा इसका यूनिट क्या होता है? केजी। तो जो हम लोग दुकान पे बोलते हैं ना कि हमको इतना केजी ये सामान दे दीजिए, तो वहाँ पे उस समय केजी जो हम बोलते हैं वो केजी किसकी यूनिट है? मास की है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि वेट होता है तो वेट की यूनिट वही होती है जो फोर्स की होती है। तो अभी हम आगे वेट का बता ही दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम वेट ही स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए, वेट आ ही गया। यदि वेट की हम बात करें तो वेट का सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं। देखिए इसका यूनिट न्यूटन होता है। हम क्या बताए हैं? जो फोर्स की यूनिट होती है वही वेट की यूनिट होती है। तो फोर्स की यूनिट भी न्यूटन, तो वेट की भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। मास और वेट को हम उसके यूनिट से पहचान सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, खैर चलिए अब वन बाय वन देखते हैं कि वेट क्या होता है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, जो बॉडी की वेट होती है ना, वो बॉडी की मास, जो भी मास आया है, यदि इसके मास में हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें, ग्रेविटी की यदि मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे ही मास में ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बॉडी का वेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बॉडी का वेट। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा? mg। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए लिखा क्या है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, है ना। किसी बॉडी पे कितनी ग्रेविटी लग रहा है उसको जो मेजर किया जाता है वही वेट है। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है ना, इसका कुछ ना कुछ अपना मास होगा। मान लेते हैं 5 ग्राम इसकी मास हो गई। अब जब ये नीचे आएगा तो ग्रेविटी इस पर एक्ट करेगा। ग्रेविटी 9.8 है, तो इस ग्रेविटी जो नीचे लग रहा है और जो इसका मास है, इन दोनों का जब प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और तीसरी बात, ये चेंज होता है। मास चेंज हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। ठीक है, जबकि वेट बदलता है। वेट क्यों बदलता है? तो जरा ध्यान से देखिए, W बराबर mg, मास इंटू ग्रेविटी होता है। मास तो फिक्स है, नो डाउट, मास कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। लेकिन ग्रेविटी फिक्स है क्या? ग्रेविटी फिक्स है क्या? ग्रेविटी चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे स्मॉल g और कैपिटल G, यदि आप लोग प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो हम यहाँ बताए थे कि कैपिटल G की तो वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, जबकि स्मॉल g की वैल्यू 0 हो सकती है। और जैसे ही स्मॉल g की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो वेट बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू 0, तो वेट 0 आ जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो वेट के बारे में क्या जान गए? पहला कि ये मास और ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन है। दूसरा, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। और तीसरा, ये 0 हो सकता है। और चौथी बात आप बताइए, स्केलर है कि वेक्टर है? भाई फोर्स कौन सी क्वांटिटी थी? फोर्स वेक्टर था, तो वेट भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो वेट एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए भाई साहब। अब इन्हीं दोनों का एक हम कंपैरिजन स्टडी करा देते हैं। कंपैरिजन स्टडी मतलब मास और वेट में क्या क्या अंतर है, अब आपको यहाँ साफ साफ दिखाई देगा। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला अंतर, तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बात अभी बताए हैं कि मास कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। यदि मास स्केलर है तो वेट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक है, दूसरा, क्या मास चेंज होता है? नहीं। ध्यान से देखिए, मास रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। मास हर जगह सेम होता है, वेट नहीं होता है। कारण, क्योंकि वेट बराबर mg और mg में g चेंज होता रहेगा तो वेट भी बदलता रहेगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ।
जो वेट होता है अलग अलग चेंज होगा, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होगा, लेकिन सेंटर पे एकदम जीरो हो जाएगा। भाई वेट बराबर mg, जब हम लोग सेंटर पे वेट निकालेंगे तो सेंटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाता है, दैट्स द रीजन वेट इज ऑल्सो जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा कि तो तीसरा अंतर ये है कि इसको मेजर करने के लिए हम लोग ट्रेडिशनल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वेट को बैलेंस करने के लिए या मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बस आपको याद रखना है कि ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होगा और ये ट्रेडिशनल बैलेंस है। इसके अलावा भाई इसकी यूनिट केजी या ग्राम होगी और वहीं इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। वेट की यूनिट न्यूटन और मास की केजी और ग्राम। मास क्या कभी भी जीरो हो सकता है, मास कैन नेवर बी जीरो। ध्यान से देखिए, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि वेट जीरो हो सकता है। और अभी बताएं कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो वहीं लिखा है कि वेट कैन बी जीरो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना। वेट जीरो हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्मॉल जी कहाँ लगा है। यदि स्मॉल जी सेंटर पर लग गया तो वेट ऐसे ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, मास डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन लोकेशन। जो मास होता है लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलता है, वो चाहे लोकेशन जो भी हो मास हमेशा सेम रहेगा। जबकि जो हमारा वेट है लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी लोकेशन के हिसाब से बदल जाती है। यदि हम आपको कल ही के क्लास में बताए थे, प्रीवियस क्लास में बताए थे कि यदि इक्वेटर पे जाएंगे, ये रहा इक्वेटर और ये रहा पोल, तो जो इक्वेटर की ग्रेविटी होती है ये कैसी होती है, कम होती है, जबकि वहीं पोल की ग्रेविटी ज़्यादा होती है। तो भाई ग्रेविटी बदला, ग्रेविटी बदलते ही वेट बदल जाएगा। समझ में आया। तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो हम आशा करते हैं आपको ये मास और वेट में अंतर समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसको समझ लीजिए। ठीक, अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो बात करेंगे कि वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ में क्या रिलेशन होता है, और ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ। ठीक है, वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक रिलेशन होता है जो बार बार पूछता है। रिलेशन क्या है कि जो मून पे वेट होता है ना, वेट ऑन मून, जो मून पे वेट होता है ये 1/6 गुना होता है वेट ऑन अर्थ के। किस पे, वेट ऑन अर्थ के। यही बार बार डिराइव करने के लिए बोलता है, या इस पे एक न्यूमेरिकल बोलता है, क्या, कि आप प्रूफ करिए कि जो मून पे वेट होगा अर्थ के वेट का 1/6 होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि यदि आपका वेट अर्थ पे, यदि आप अर्थ पे 60 kg के हैं, 60 न्यूटन के हैं, क्योंकि मास तो बदलता नहीं है, याद रखिएगा हम बार बार वेट बोल रहे हैं, मास नहीं। तो यहाँ भी वेट ही बोले तो न्यूटन देखिए इसका क्या है, यूनिट है। यदि आपका वेट यहाँ 60 न्यूटन का है तो बताइए चंद्रमा पे, मून पे आपका वेट कितना होगा, तो 1/6 × 60, ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का। दिखाई दे रहा है, सीधे 6 गुना कम हो जाता है चंद्रमा पे। ठीक, तो इसी चीज़ को हमको डिराइव करना है। तो अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं, और इसका डेरिवेशन पूछता ही पूछता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं डेरिवेशन की। ठीक है, डेरिवेशन, चलिए जरा ध्यान से देखिए। हम मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। ठीक, और ये हो गई अर्थ की ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट कह रहे हैं, मून की ऑर्बिट। ये हो गई किसकी ऑर्बिट, मून की। और यहाँ पे मून रोटेट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, मून है, यहाँ क्या है, मून। ठीक, अब हम करते क्या है भाई, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को या किसी भी एस्ट्रोनॉट को हम मान लेते हैं कि ये अर्थ पे है। कहाँ पे है, अर्थ पे। अर्थ पे मान लेते हैं यहाँ पे है ये। ठीक है भाई, अर्थ पे है तो इसका मास m होगा। ठीक है, और खुद एक अर्थ का मास होगा me। me क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया, तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है
सेंटर से इसके डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं कि आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ। जो आर ई है ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, तो आप सोच के बताइए, ये ऑब्जेक्ट एम रहा, ये अभी अर्थ पे है, कहाँ पे है, अर्थ पे, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये अभी अर्थ पे है, ठीक है। अब यही जो मास m है, यही व्यक्ति ना चंद्रमा के सरफेस पे जाएगा। भाई पहली बार चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो उनका जो यहाँ मास होगा वही मास यहाँ होगा, और मास बदलता नहीं, अभी हम लोग पढ़े हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति यहाँ है वही व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे आ गए, तो इनका मास यहाँ m था तो यहाँ भी m ही होगा ना, है कि नहीं, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये चंद्रमा है तो चंद्रमा का यहाँ का मास मान लेते हैं कि mm है, mm का मतलब मास ऑफ मून, ये क्या हो गया, मास ऑफ मून हो गया, ठीक है। और इस व्यक्ति का जो यहाँ से डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि rm है, rm मतलब रेडियस ऑफ मून के बराबर है। किसके बराबर है, रेडियस ऑफ मून के बराबर है। तो यहाँ जो डाटा लिखे ये समझिएगा, और देखिए इसमें एक चीज़ आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो स्मॉल m है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ये आप चंद्रमा पे रहेंगे तो भी वही होगा और अर्थ पे रहेंगे तो भी वही होगा, ठीक। यही कारण है कि यहाँ भी स्मॉल m था और यहाँ भी स्मॉल m था, ठीक है। तो बच्चे इसी पॉइंट में गलती करते हैं, ये स्मॉल m वाले पॉइंट में गलती कर देते हैं। यहाँ कुछ और लेते हैं, यहाँ कुछ और लेते हैं, जबकि मास बदलता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, एक बार अर्थ पे हमको अपना ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाना है और एक बार चंद्रमा पे। जैसे लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हम बात करते हैं वेट ऑन अर्थ। जब वेट ऑन अर्थ निकालेंगे तो आप ही जरा सोच के बताइए। हमको मालूम है कि एफ ई को ही हम डब्ल्यू ई भी बोल सकते हैं, ये बात हम आपको सेकेंड क्लास में ही बता दिए थे। तो आप एफ ई बोलिए, डब्ल्यू ई का मतलब वेट, ई का मतलब अर्थ और डब्ल्यू का मतलब वेट। फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया जी। अब जरा आप यहाँ ध्यान से देखिए, m1 के प्लेस पे मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं और m2 के प्लेस पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ई और m डिवाइडेड बाई इसके बीच का डिस्टेंस ये क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ ही तो था। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कोई समस्या। ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं वेट ऑन मून। वेट ऑन मून, जब मून पे वेट निकालेंगे तो इसका मतलब एफ एम बोलो या डब्ल्यू एम बोलो, बात बराबर है। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा क्या, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी तो बदलता नहीं है। यदि हम m1 की बात करें तो यहाँ पे m1 इसको मान लेते हैं और m2 इसको मान लेते हैं। तो m1 मास ऑफ मून है तो यहाँ m हो गया, m2 क्या है, यहाँ देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ स्मॉल m हो गया, डिवाइडेड बाई इसके बीच का डिस्टेंस इस बार क्या है, rm है। तो ये क्या हो जाएगा, rm का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, rm का स्क्वायर। कोई समस्या। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार ये दो इक्वेशन देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इन इक्वेशन 2 बाई 1। तो देखो ऊपर क्या है, वेट ऑन मून, और इधर क्या है, वेट ऑन अर्थ, ठीक है। अब डाटा हम लिखते हैं। यहाँ ऊपर क्या था, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई rm का स्क्वायर। डिवाइड कर देते हैं, इधर क्या था, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब आपको इतना मालूम होगा कि कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास बच जाएगा मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई
रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, है ना। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और मास ऑफ अर्थ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताइए, मेन आपको यहीं तक समझना है, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्या है ना, एक छोटा सा आपको रिलेशन याद रखना है, और रिलेशन मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून में होगा, ऐसे ही रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून में होगा। रिलेशन क्या है, और रिलेशन ये है कि जो मास ऑफ अर्थ होता है वो अप्रॉक्स 100 टाइम्स होता है मास ऑफ मून के, ठीक है। वैसे ही जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है ये अप्रॉक्स 4 टाइम होता है रेडियस ऑफ मून के, ठीक है। तो बस आपको ये 2 रिलेशन याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आसानी से ये हो जाएगा, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आया था, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल टू क्या था, हमारा मास ऑफ मून ऊपर था और मास ऑफ अर्थ नीचे था, mm अपॉन me इंटू रेडियस ऑफ, कहाँ गया, रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर है re और रेडियस ऑफ मून क्या है, नीचे है। अब इसी को चेंज कर देना है। देखिए मास ऑफ मून को हम ऐसे ही रखते हैं, क्या इस मास ऑफ अर्थ को हम 100 टाइम्स मास ऑफ मून नहीं लिख सकते हैं भाई। इस डाटा को हमने चेंज कर दिया इसमें, क्यों किया, ताकि mm कैंसिल हो जाए। वैसे ही क्या रेडियस ऑफ अर्थ को हम 4rm का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये हो गया 4rm का स्क्वायर और नीचे हमारे पास rm स्क्वायर है ही, ठीक है। तो इससे होगा क्या, होगा ये कि मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कैंसिल और ऊपर 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया rm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और ये भी क्या है rm स्क्वायर। तो rm स्क्वायर से rm स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 16/100, है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी डाटा अप्रॉक्स 16 6 के 96 होता है, तो ये 1/6 के आसपास आ जाएगा। किसके आसपास आ जाएगा, 6 के, मतलब वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ अप्रॉक्स किसके बराबर है, 1/6 के। तो वही बात ये लिखा है ना कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6। वेट ऑन अर्थ को यहाँ भेज दीजिए तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। ये समझ में आया, यही चीज़ हमको डिराइव करना था कि जो मून पे होता है वेट, वो अर्थ का 1/6 होता है, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ट एक न्यूमेरिकल है, उसको कर लेते हैं ताकि आसानी से हमको सब समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल क्या है ये देखिए जरा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वेट ऑफ एन 80 kg मैन ऑन द मून सरफेस। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ये 80 kg क्या है, पहले आपको सोचना होगा, मास है कि वेट है। तो ये मास है, कैसे मालूम चला, यूनिट से, है ना। यूनिट इसका kg है, मतलब ये क्या दे रखा है, मास। अब कह रहा है कि चंद्रमा के सरफेस से बताइए इसका वेट कितना होगा। तो पहले हमको वेट निकालना पड़ेगा। वेट क्या होता है, mg। तो ये हो गया 80 और g की वैल्यू 10, तो ये हो गया कितना, 800 न्यूटन। ये हो गया वेट। अब हमको चंद्रमा के सरफेस पे निकालना है वेट ऑन मून। वेट ऑन मून, जब हम लोग मून पे वेट निकालेंगे तो ये क्या होता है, 1/6 वेट ऑन अर्थ। तो 1/6 हो गया और अर्थ पे इसका वेट कितना आया था, 800। तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यदि 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, 400/3, है ना। ये अप्रॉक्स इतना हमारा क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। इतना वेट किस पे आएगा, मून पे आएगा, ठीक। अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन और है। वो क्वेश्चन क्या है कि आप मास बताइए अर्थ पे कितना होगा और मून पे। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि अर्थ हो या मून हो, दोनों पे मास सेम होता है। मास डज नॉट चेंज, मास डज नॉट चेंज। मास चेंज होता है क्या, मास चेंज नहीं होता है। मास डज नॉट चेंज। यदि मास चेंज नहीं होता है तो इसका आंसर क्या आएगा, 80 kg आ जाएगा। दोनों का केस में आंसर कितना होगा, 80 किलो ही होगा,
कितना होगा? 80 किलो होगा। तो समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हुआ। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? कैपलर्स लॉ है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं कैपलर्स लॉ की, है ना। कैपलर्स लॉ बहुत सारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यदि आपके स्कूल में इसको नहीं पढ़ाया गया तो आप इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। आप एक बार समझेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कैपलर्स लॉ की। अच्छा, कैपलर्स लॉ कहीं ना कहीं न्यूटन साहब से पहले आया था। कैपलर्स लॉ के नियम के पूरे यूज करके ही न्यूटन ने भी अपना नियम दिया था, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो कैपलर जो वैज्ञानिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक थे। इन्होंने पूरे प्लैनेट कैसे घूमता है, क्या करता है, प्लैनेट के बारे में उन्होंने सारी बातें बताई थी। ठीक है, तो जब ये सारी बातें बताई तो उसमें से 3 नियम इन्होंने खास दिया। ठीक है, तो हम उन्हीं 3 नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने 3 नियम कौन कौन से दिए? तो सबसे पहला उन्होंने नियम क्या दिया था? सबसे पहला नियम उन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना। नाम से ही क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं ऑर्बिट का होगा, है ना, कि किस ऑर्बिट में हमारे प्लैनेट घूम रहे हैं, ये उसके बारे में सजेस्ट करते हैं। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड। ठीक, ये 3 नियम उन्होंने दिया। हम तीनों नियम को एक बार यहाँ पे आपको हम क्विकली समझा देते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट में आगे आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। यदि हम लॉ ऑफ ऑर्बिट की बात करें तो लॉ ऑफ ऑर्बिट ये कहता है कि जो प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। किस पाथ में घूमते हैं भाई? इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ठीक है, और जो सन होता है इस इलिप्स के किसी भी एक फोकस पे होता है। मान लेते हैं कि जो हमारा फोकस है यदि यहाँ पे है तो जो सन होगा इस फोकस पे होगा। सन कहाँ होगा? इस फोकस पे होगा। ठीक है, और प्लैनेट चारों तरफ मतलब इसी इलिप्टिकल पाथ पे क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। कोई समस्या? तो लॉ ऑफ ऑर्बिट यही कहता है कि प्लैनेट रिवॉल्व इन द इलिप्टिकल पाथ। इस पाथ का नाम क्या है? इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, ये इलिप्टिकल पाथ हो गया, इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया ये कहता है कि ये हुआ हमारा इलिप्टिकल पाथ। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे सन है। सन कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, अब हम अपने प्लैनेट की पोजीशन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि प्लैनेट पहले ए पोजीशन पे था, अब ए से बी पे चला गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसने टाइम लिया है वो टाइम टी लिया है। कितना टाइम लिया है? टी टाइम लिया है। ठीक, अब यही प्लैनेट कर क्या रहा है? ये सी पॉइंट से, मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट सी है, ये सी से डी गया। और यहाँ पर भी आपको ये बात याद रखना होगा क्या, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में भी इसने टी टाइम ही लिया। मतलब जो टाइम ए से बी में जाने में लगा वही टाइम सी से डी में जाने में लगा है। तो टाइम इंटरवल क्या है? सेम है। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया ये कहता है कि अब इस सन से यदि इस डिस्टेंस को मिलाया जाए, है ना, तो ए से बी जाने में जितना भी एरिया कवर किया गया होगा ये एरिया बराबर होगा सी से डी कवर किए गए एरिया के। ठीक है, ए से बी जो भी एरिया कवर किया गया है वो सी से डी कवर किए गए एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ एरिया। ठीक, ऐसे हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है? तो लॉ ऑफ पीरियड ये कहता है कि भाई ये हो गया इलिप्टिकल पाथ, यहाँ पे है सन, यहाँ क्या है? सन। ठीक है, अब यहाँ जो प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, मान लेते हैं ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो भाई प्लैनेट घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा टी, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस को आर मान ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ आर ज़्यादा है, जब प्लैनेट यहाँ आएगा तो आर कुछ और होगा, यहाँ पे आर कुछ और होगा, यहाँ आर कुछ होगा, यहाँ मतलब हर जगह आर बदलता रहेगा। तो यहाँ पे हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं और एवरेज डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं। तो लॉ ऑफ पीरियड ये कहता है कि जो भी यहाँ पे टाइम है उस टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के। समझ में आया? जो टाइम का स्क्वायर होता है वो एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो
तो टोटल 3 नियम है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड। चलिए अभी तीनों को हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिखा देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट की। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन ओवल शेप्ड पाथ कॉल्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट। भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही ना प्लैनेट घूम रहा है, यहाँ मान लेते हैं प्लैनेट इसमें घूम रहे हैं ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। और जो सन लोकेट होगा इसके किसी भी एक फोकस पे होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इलिप्स में 2 फोकस होता है, इसलिए यहाँ 2 शब्द आया है कि ये इलिप्स के किसी भी 2 के एक फोकस पे होगा। ठीक, तो ये बात अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम वैसे ही बात कर लेते हैं लॉ ऑफ एरिया की। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, तो लॉ ऑफ एरिया यही कहता है कि यहाँ से देखिएगा क्या कि सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। जो सन होता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। यही ना बात हम आपको यहाँ पे समझाए हैं कि यदि यहाँ पे सन है, ठीक है, ये प्लैनेट ए से बी गया, फिर सी से डी गया, और यदि टाइम इंटरवल सेम है तो यहाँ पर जो भी एरिया कवर किया गया है वही एरिया यहाँ पर भी कवर किया जाएगा। समझ में आया? मतलब ए से बी जाने में जो भी एरिया है वही एरिया सी से डी जाने में होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे आपको एक बात और जान लेना है क्या, कि जब प्लैनेट सन के पास आएगा तो ये जल्दी जल्दी मूव करेगा, और जब प्लैनेट सन से दूर जाएगा तो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। देखिए साफ साफ लिखा है कि दिस मीन्स द प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट क्लोजर टू द सन। जब प्लैनेट सन के पास है तो फास्ट मूव कर रहा है, एंड स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर अवे, और जब सन से दूर है तो थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, लॉ ऑफ एरिया। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ पीरियड का। लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है, तो जरा यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि स्क्वायर ऑफ द टाइम, मतलब टाइम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। एवरेज डिस्टेंस का क्यूब, समझ में आया? अब यहाँ डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको k बोल देंगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू k r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये कैपलर्स का लॉ है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का एक हिस्सा था वो खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसी में हमको मालूम है क्या कि इसी का सेकंड पार्ट भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम थ्रस्ट पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, इसके अलावा बायोंसी फोर्स पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।